जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर भूगोल पेपर प्रथम का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है क्षेत्रीय योजना के लिए सिद्धांत और मॉडल। अर्थात जो क्षेत्रीय योजना है उसके कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए अनेक विद्वानों द्वारा और उसके मॉडल क्या थे। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हों तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहाँ से आप सभी क्लासेस कर सकते हैं। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की आपको नोट्स प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 4। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नियोजन प्रदेश के सीमांकन। अर्थात जो नियोजन प्रदेश है उसके क्षेत्रों का सीमांकन, उसकी क्रियाकलापों का सीमांकन क्या है, मतलब लिमिट्स क्या हैं। नियोजन प्रदेश उपराष्ट्रीय क्षेत्र होते हैं। नियोजन प्रदेश जो होते हैं एक प्रकार से उपराष्ट्रीय क्षेत्र होते हैं। अतएव नियोजन प्रदेश का प्रयोग राष्ट्रीय नियोजन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्रादेशिक कार्यक्रम तथा निर्णय में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है, जो नियोजन प्रदेश होते हैं उसका प्रयोग क्यों होता है, वह राष्ट्रीय नियोजन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्रादेशिक कार्यक्रम तथा निर्णय में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नियोजन प्रदेश को अपने आप में पर्याप्त एवं पूर्ण होना चाहिए, जो नियोजन उद्देश्यों विशेषतया सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा वातावरण के गुण को स्थानिक स्तर पर प्राप्त करा सके। इनकी उपलब्धि हेतु नियोजन करते समय क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन उपयोगों, वर्तमान आर्थिक स्थिति, सामाजिक एवं भौतिक विकास तथा भावी विकास की संभाव्यता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो नियोजन प्रदेश ऐसे होने चाहिए जो प्रदेश के अंदर या बाहर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करने में पूर्णतया सक्षम होने चाहिए। जो नियोजन प्रदेश हैं वो कैसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि जो प्रदेश है उसके अंदर भी और बाहर भी जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं के आधार पर आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करने में एक प्रकार से वह सक्षम हो, वही क्या होते हैं, नियोजन प्रदेश कहलाते हैं। नियोजन प्रदेश को जीवनोपयोगी एवं आर्थिक स्तर होने वाला चाहिए। नियोजन प्रदेश जो है वह जीवन के लिए उपयोगी हो एवं आर्थिक स्तर का होना उसमें अति आवश्यक है, ताकि प्रदेश उपलब्ध तथा संभाव्य संसाधनों के आधार पर वांछित विकास स्तर प्रदान करने में स्वयमेव सक्षम हो। यहाँ स्वयमेव सक्षम होने से यह तात्पर्य है कि नियोजन प्रदेश उस क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने तथा रोजगार प्राप्त कराने में सहायक हो सके। स्वयं एवं मतलब स्वयं ही वह वहाँ का एक उत्पादकता भी बढ़ा सके और रोजगार प्राप्त करने में सहायक भी वह सिद्ध हो सके। संसाधन एवं संसाधन के उपयोगों में प्राकृतिक संतुलन अथवा पारिस्थितिकी संतुलन प्राप्त कराना भी नियोजन प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि जब तक प्रदेश में विद्यमान जीव जंतुओं तथा संसाधनों में संतुलन नहीं होगा तब तक प्राकृतिक चक्र ठीक से नहीं चलेगा। बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो आप रिवीजन करेंगे, जो नोट्स आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए बस ध्यान से आप सुनते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक समझाया जा रहा है। साथ ही इस संतुलन में व्यतिक्रम उत्पन्न होने से रोग, सूखा, बाढ़ इत्यादि दैवीय प्रकोप की शुरुआत हो जाती है। मतलब इसकी संतुलन अगर हम ना करें तो उसमें बाढ़ आने की या जो अकाल आने की एक प्रकार से आशा रहती है। नियोजन प्रदेश के सीमांकन के आधारभूत कारक नियोजन के स्तर, क्षेत्र की विशेषता एवं विविधता तथा भावी विकास की संभाव्यता पर निर्भर करते हैं। ऐसे प्रदेशों को विशेष क्षेत्र, विषय क्षेत्र तथा उपागमों की दृष्टि से कार्यात्मक होना चाहिए, जिससे समन्वय एवं परिवर्तन में ग्रहणशील बन सके। आगे हम देखेंगे, इसमें हमें पढ़ना है सिद्धांत और मॉडल प्रादेशिक नियोजन के। तो हम पहला पढ़ेंगे संकेंद्रीय वलय सिद्धांत क्या होता है। नगरों की आंतरिक संरचना एवं विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के विकास के सामान्यीकरण का यह प्रथम सिद्धांत है। एक प्रकार से नगरों की आंतरिक संरचना को बताने में,
तथा उसकी विभिन्न जो कार्यात्मक क्षेत्र हैं उसके विकास का यह प्रथम सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है यह? संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री बर्जेस ने किया हुआ था 1925 में। जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है इसका प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक समाजशास्त्री बर्जेस ने 1925 में किया हुआ था। यद्यपि बर्जेस महोदय ने अपनी पहली योजना का स्वरूप शिकागो नगर के आधार पर किया था, किंतु उनका यह नगरीय प्रारूप सामान्य रूप से विश्व के अन्य नगरों पर भी लागू होता है। यह जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया हुआ है यह एक प्रकार से विश्व के सभी नगरों पर लागू हो रहा था। बर्जेस का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत वॉन थ्यूनन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है। उनका जो सिद्धांत है संकेंद्रीय वलय का वह एक प्रकार से वॉन थ्यूनन ने जो दिया था कृषि अवस्थिति सिद्धांत उस पर आधारित, ऐसा लगता है कि उसी पर आधारित है। दोनों मॉडलों योजनाओं में मात्र यही अंतर है कि वॉन थ्यूनन का सिद्धांत नगर से बाहर स्थित संलग्न क्षेत्रों के लिए था, बल्कि बर्जेस का यह सिद्धांत स्वयं नगर की आंतरिक संरचना पर लागू होता है। जो वॉन थ्यूनन का सिद्धांत था, एक प्रकार से मान लीजिए यह आपका कोई नगर है, तो यह नगर जो है उसका आंतरिक संरचना पर लागू होता था बर्जेस का यह संकेंद्रीय वलय का सिद्धांत, और वॉन थ्यूनन जो है उनका सिद्धांत नगर से बाहर जो संलग्न इसके क्षेत्र होते थे उसके ऊपर यह लागू होता था। आगे हम बात करें, वॉन थ्यूनन का उद्देश्य कृषि भूमि उपयोग के प्रतिरूप को समझना था, जबकि बर्जेस का जो सिद्धांत था वह नगर के कार्यात्मक क्षेत्रों तथा भूमि उपयोग के माध्यम से नगर के विस्तार प्रक्रिया का व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त वॉन थ्यूनन की योजना में विभिन्न कटिबंधों के बाह्य विस्तार की चर्चा नहीं की गई है, जबकि बर्जेस ने कटिबंधों के बाह्य विस्तार को नगरीय विकास की प्रमुख प्रक्रिया माना हुआ है। यह वॉन थ्यूनन और बर्जेस के जो सिद्धांत है उनके बीच में डिफरेंस था। बर्जेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत के अनुसार नगर के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र संकेंद्रीय पेटियों के रूप में स्थित होते हैं। नगरीय विस्तार के साथ साथ ये पेटियां जो होती हैं कटिबद्ध क्रमशः बाहर की ओर खिसकती जाती हैं और केंद्र से बाहर की ओर उनकी क्रमिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। बर्जेस ने कतिपय अपवादों को छोड़कर अमेरिकी नगरों में सामान्य रूप से 5 संकेंद्रीय पेटियां माना है, जिनके माध्यम से ही नगरों के विकास को भली भांति समझा जा सकता है। उनके अनुसार नगर के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः 5 कार्यात्मक पेटियां पाई जाती हैं। वह पेटियां कौन कौन सी होती हैं? जिसमें पहला है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, दूसरा संक्रमण क्षेत्र, तीसरा है स्वतंत्र श्रमिकों के आवास क्षेत्र, चौथा है बेहतर आवासीय क्षेत्र और पांचवा है अभियंता क्षेत्र। ये 5 कार्यात्मक पेटियां उन्होंने बताई हुई हैं। आगे हम देखेंगे अब पैराक्स का विकास केंद्र सिद्धांत, जो कि आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में लगभग 4 से 6 विद्वानों के सिद्धांतों के विषय में हमें पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पैराक्स का विकास केंद्र सिद्धांत। पैराक्स का विकास केंद्र सिद्धांत जो है वह आर्थिक एवं प्रादेशिक विकास संबंधी विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन एक फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री फ्रैंकोइस पैराक्स ने 1930 से 87 ने 1955 में किया हुआ था। एक प्रकार से जो फ्रैंकोइस पैराक्स हैं उनका जन्म 1903 में हुआ था और 1987 में मृत्यु हुई थी, और इन्होंने 1955 में जो है वह विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। जो फ्रैंकोइस पैराक्स हैं वह एक प्रकार से फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री थे। वास्तव में वे आर्थिक विकास के तथ्य तथा संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया से संबद्ध थे। उन्होंने इस तथ्य की व्याख्या करने का प्रयास किया था कि किस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया संतुलित विकास की स्थिर अवधारणा से भिन्न होती है। उन्होंने क्या प्रयास किया था कि इस चीज़ की व्याख्या करने का कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है वह संतुलित विकास की स्थिर अवधारणा से वह किस प्रकार से भिन्न है। पैराक्स द्वारा लिखित विकास ध्रुव सिद्धांत मौलिक रूप में 1955 में अर्थशास्त्र की मासिक पत्रिका इकोनॉमिक अपलीकी में प्रकाशित हो चुका था, जिसमें उन्होंने आर्थिक विकास ध्रुव के विचार का परिचय
दिया हुआ था। उनका जो विकास ध्रुव सिद्धांत था लिखित, वह 1955 में एक अर्थशास्त्र की मासिक पत्रिका आती थी इकोनॉमिक अपलीकी में उन्होंने यह लिखित रूप में प्रकाशित कर दिया था। पैरॉक्स के विकास ध्रुव सिद्धांत को एक अन्य फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री जे.आर. बाउडेविल ने संशोधित किया और 1966 में इसे विकास केंद्र के सिद्धांत के नाम से प्रकाशित कर दिया। विकास ध्रुव सिद्धांत जो था वह किसने लिखा हुआ था, मतलब किसने दिया हुआ था, वह दिया हुआ था पैरॉक्स ने, लेकिन उसी को जे.आर. बाउडेविल ने संशोधित किया और उसका नाम विकास केंद्र सिद्धांत 1966 में रख दिया। अब हम जानेंगे विकास ध्रुव क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। विकास ध्रुव को परिभाषित करते हुए पैरॉक्स ने लिखा है कि वे सभी केंद्र जहां से अपकेंद्री शक्तियां उत्पन्न होती हैं और जिसके लिए अपकेंद्री शक्तियां आकर्षित होती हैं, विकास ध्रुव कहलाता है। ऐसा प्रत्येक केंद्र आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण का केंद्र होने के कारण इसका अपना क्षेत्र होता है, जो अन्य सभी केंद्रों के क्षेत्रों के साथ व्यवस्थित होता है। पैरॉक्स ने विकास ध्रुव को परिभाषित करते हुए इसे अमूर्त या निराकार आर्थिक क्षेत्र की संज्ञा दी हुई है। उनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। पैरॉक्स ने क्या बताया है, आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आर्थिक योजना, दूसरा होता है प्रभाव क्षेत्र, तीसरा होता है सजातीय समूह या समुच्चय। कौन कौन सा क्षेत्र होता है, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक योजना पहला, दूसरा प्रभाव क्षेत्र और तीसरा होता है सजातीय समूह या समुच्चय। पैरॉक्स ने 1955 में लिखा था कि विकास का एक समय पर प्रत्येक जगह नहीं उत्पन्न हो सकता है। अगर हम विकास करना चाहें तो वह केवल किसी एक क्षेत्र में होगा, उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में एक साथ नहीं हो सकता। इसकी उत्पत्ति ऐसे बिंदु या ध्रुव पर होती है जहां विभिन्नतापूर्ण गहनता पाई जाती है। वहां से इसका प्रसार विभिन्न मार्गों के सहारे बाहर की ओर होता है और इसका विभिन्न रूपों में प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर होता है। आगे हम देखेंगे उनका विकास ध्रुव सिद्धांत क्या था। पैरॉक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत मूल रूप से उनकी अमूर्त आर्थिक क्षेत्र संकल्पना पर आधारित है। उनके अनुसार विकास ध्रुव की उत्पत्ति एवं विकास के लिए प्रभुत्व पक्ष का होना अति महत्वपूर्ण है। किसका होना, प्रभुत्व पक्ष का। कोई वृहत फर्म या उद्योग जिसकी अन्य फर्मों या उद्योगों के साथ उच्च श्रेणी की अंतःक्रिया होती है और जो उस अंतःक्रिया में प्रभुत्व रखती है, उसे पैरॉक्स ने उत्प्रेरक की संज्ञा दी हुई है। किसी उत्प्रेरक फर्म या उद्योग के विकास की प्रक्रिया को ध्रुवीकरण के नाम से जाना जाता है और पैरॉक्स और साथ ही बाउडेविले की भी विकास ध्रुव या विकास केंद्र संकल्पना बाह्य बचत, औद्योगिक समूहन और संपर्क की धारणाओं पर आधारित है। विकास ध्रुव सिद्धांत का विवरण उन्होंने दिया हुआ है, जिसमें पहला उन्होंने बाह्य बचत के बारे में बताया है। जो बाह्य बचत का लाभ तब प्राप्त होता है जब एक फर्म या उद्योग से उत्पन्न होने वाले उत्पाद में परिवर्तन का प्रभाव अन्य फर्म या उद्योग की लागत को प्रभावित करता है। अर्थात जब कोई एक फर्म के उत्पादन में परिवर्तन अगर हो और वह दूसरे अन्य फर्म या उद्योग की लागत को प्रभावित करे तो वह एक प्रकार से बाह्य बचत होता है। बड़े पैमाने की बाह्य बचत तब नकारात्मक हो जाती है जब लागत प्रदूषणों से प्रभावित होती है और यह तब सकारात्मक बन जाती है जब उद्योग में एकीकृत तकनीकी श्रृंखला विद्यमान होती है। आगे हम देखेंगे दूसरा, इसमें उन्होंने विकास ध्रुव सिद्धांत में क्या बताया हुआ है। दूसरा है कि औद्योगिक समूहन किसी स्थान विशेष पर परस्पर अंतर संबंध फर्मों तथा उद्योगों को क्षेत्रीय संकेंद्रण को औद्योगिक समूहन कहा जाता है। जो किसी प्रकार से किसी स्थान पर जो विशेष अंतर संबंध फर्मों तथा उद्योगों के बीच क्षेत्रीय संकेंद्रण जो होता है उसी को औद्योगिक समूहन कहा जाता है। सामान्यतः किसी समूह या पुंज में स्थित व्यवसाय का अपेक्षाकृत अधिक सशक्त विकास होता है और समूह से बाहर स्थित व्यवसाय की तुलना में उसकी उत्तरजीविता भी अधिक पाई जाती है। औद्योगिक समूह में स्थित फर्मों की भौतिक या स्थानिक निकटता सूचना, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विनिमय में सहायक होती है। किसी समूह के अंतर्गत
समान प्रकार के उद्योगों के एकत्रण से विशिष्ट औद्योगिकरण, उपकरण, सेवाएं आदि सुगमता से सुलभ हो जाती हैं। तीसरा हम बात करेंगे संपर्क के विषय में। संपर्क प्रादेशिक अर्थव्यवस्था की मौलिक संकल्पना है। जो संपर्क है वह प्रादेशिक अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से मौलिक संकल्पना है। संपर्क को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है अग्र संपर्क और दूसरा है पश्च संपर्क। जो संपर्क है उसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, अग्र संपर्क और पश्च संपर्क। अग्र संपर्क के प्रभाव से आश्रित उद्योगों का विकास होता है। अग्र संपर्क जो होता है उसके प्रभाव से आश्रित उद्योगों का विकास होता है और किसी आधारभूत उद्योग के उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके नवीन वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग आश्रित उद्योग कहलाते हैं। आश्रित उद्योग किसे कहते हैं? जो उद्योग के उत्पादों का कच्चा माल के रूप में प्रयोग करके कोई नई वस्तुओं का निर्माण करने वाले जो उद्योग होते हैं आश्रित उद्योग कहलाते हैं। अर्थात जो उनका कच्चा माल होता है वह कहीं और से लाते हैं, किसी अन्य फर्म पर वह एक प्रकार से आश्रित रहते हैं, उन्हें ही हम आश्रित उद्योग कहते हैं। और अग्र संपर्क से इन्हीं उद्योगों का विकास होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो किसी स्थान पर लोहा एवं इस्पात उद्योग के स्थापित एवं विकसित होने पर उसके समीप इस्पात का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली कई प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग विकसित होने लगते हैं। पश्च या पृष्ठ संपर्क के प्रभाव में पूरक या सहायक उद्योगों का विकास होता है। अग्र से किसका होता है? आश्रित उद्योगों का विकास होता है और पश्च जो संपर्क है उससे पूरक या सहायक उद्योगों का विकास होता है। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना से ऐसे उद्योग विकसित होने लगते हैं जिनके उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है अथवा जिनकी सेवाएं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक होती हैं। उदाहरणार्थ लोहा इस्पात के साथ ही स्थानीय लौह अयस्क, कोयला आदि के खनन कार्यों तथा कच्चे मालों के परिवहन में सहायक परिवहन उद्योग का भी विकास होता है। यह हमने पढ़ा एक प्रकार से पैरोक्स का विकास केंद्र सिद्धांत एवं विकास ध्रुव सिद्धांत। आगे हम पढ़ेंगे फ्रीडमैन का केंद्र परिधि सिद्धांत। तत्पश्चात उसके बाद फ्रीडमैन के पश्चात हम पढ़ेंगे रोस्टोव के आस्थानिक सिद्धांत। और यही सिद्धांत आपके जो सिलेबस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों जो सिद्धांत हैं इसके पहले हमने प्रादेशिक नियोजन का सीमांकन बताया। ये जो टॉपिक्स हमने बताए आपके इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। चलिए देखते हैं फ्रीडमैन का केंद्र परिधि मॉडल आखिर होता क्या है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन फ्रीडमैन ने 1966 में अपना केंद्र परिधि मॉडल प्रस्तुत किया था। यह मानवीय क्रिया के क्षेत्रीय संगठन का मॉडल है जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था एवं समाज के शक्ति के समान वितरण पर आधारित होता है। यह प्रादेशिक विकास के लिए मार्ग और विधि प्रदान करता है। इस मॉडल में परिधीय क्षेत्रों का संबंधित केंद्रीय क्षेत्र के ऊपर निर्भरता के रूप में परिभाषित किया गया है और इसका प्रयोग विशेष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्रीय प्रतिरूप के सामान्यीकरण हेतु एक उपागम या विधि के रूप में किया गया है। आगे देखेंगे फ्रीडमैन का क्या मानना था। फ्रीडमैन का मानना था कि आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्रौद्योगिकीय प्रगति और उच्च उत्पादकता का उच्च संकेंद्रण केंद्र पर पाया जाता है जो एक नगरीय केंद्र के रूप में स्थित होता है, जबकि परिधि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। और इस प्रकार केंद्र नगरीय केंद्र का और परिधि उसके चतुर्दिक स्थित ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। फ्रीडमैन जी क्या कहते हैं कि जो केंद्र होता है यहाँ पर नगर विकसित होते हैं और इसके चारों तरफ जो होते हैं वह ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। चतुर्दिक एक प्रकार से चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो नगर में विकास होता है तो धीरे धीरे आसपास के चारों तरफ के ग्रामों में उत्पाद जो वस्तुएं होती हैं धीरे धीरे प्राप्त होने लगती हैं और गांवों का भी विकास होता है।
केंद्र पर उद्योगों, सरकार, सामाजिक संभ्रांतजनों, वित्तीय शक्ति और विकसित शैक्षिक पद्धति आदि का संकेंद्रण पाया जाता है। केंद्र में क्या था? नगर था। वहाँ पर उद्योग पाए जाते हैं, लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा या निजी क्षेत्रों के द्वारा। सामाजिक जो वहाँ पर कल्याण के कार्य किए जाते हैं, वित्तीय शक्ति वहाँ होती है, शैक्षिक पद्धति को भी वहाँ पर सुधार किया जाता है। और इसके विपरीत अगर हम परिधि की मुख्य विशेषता के अंतर्गत ग्रामीण भूदृश्य, कृषि, खनन, वनोद्योग आदि प्राथमिकताएं, क्रियाएं, क्षीण आर्थिक स्थिति, अकुशल श्रम, निम्न मजदूरी आदि सम्मिलित हैं। परिधि में हमारा क्या था? गांव था। वहाँ पर क्या होता है? कृषि होता है, खनन होता है, वन के उद्योग होते हैं, और वहाँ पर आर्थिक शक्ति जो है क्षीण होती है, अर्थात बहुत कम होती है। अकुशल वहाँ पर श्रम होते हैं, निम्न मजदूरी मिलते हैं, उन्हें ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती। यह कहाँ होता है? गांव में। तो उन्होंने इसी प्रकार इसको विश्लेषण इसका किया हुआ है कि नगर जो होते हैं वह बीच में होते हैं, जिन्हें केंद्र माना है, और परिधि के रूप में गांव को माना है। और उन्होंने बताया है कि जो विकसित कार्य होते हैं वह नगरों में होते हैं, और गांव में किसानी, खेती, खनन, वनोद्योग यही सब, और निम्न मजदूरी, अकुशल श्रम यही सब पाए जाते हैं। यही कारण है कि जनसंख्या का प्रवास सामान्यतः परिधि से केंद्र की ओर होता है, क्योंकि वही मजदूरी जो वह गांव में करेंगे अर्थात परिधि क्षेत्र में करेंगे, वही मजदूरी जब वो नगर में करने लगेंगे उन्हें ज़्यादा मिलेगा, तो वो धीरे धीरे प्रवास करने लगते हैं। सभी लोग देखिए, आपके गांव में भी आप देखेंगे कमाने सब कहाँ जाते हैं? विदेशों, मतलब बड़े शहरों में जाते हैं, बम्बई, दिल्ली केंद्रों में जाते हैं। वह गांव में रहकर किसानी करके कमाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा फायदा नहीं है। इस प्रकार केंद्र जो है प्रभुत्वशाली है, जबकि परिधि उस पर निर्भर होती है। जो बीच में नगर है वह प्रभुत्वशाली है, और जो गांव है उस पर एक प्रकार से आश्रित रहते हैं। यही है इनका मॉडल। यह निर्भरता केंद्र और परिधि के बीच विनिमय संबंधों के द्वारा निर्मित होती है, क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? नगरों में, और गांव के लोग उस पर निर्भर होते हैं। परंपरागत केंद्र परिधि विकास मॉडल के द्वारा प्रादेशिक नगर तंत्र को 4 प्रमुख अवस्थाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ये अवस्थाएं प्रायः प्रादेशिक परिवहन तंत्र की अनुगामी होती हैं, और जिनका विकास परिवहन तंत्र के विकास के साथ साथ आरंभिक अवस्था में केंद्र और परिधि के मध्य क्षेत्रीय असमानता अधिक पाई जाती हैं, जो अंत में कम से कम हो जाती हैं, और कार्यात्मक रूप में एकीकृत नगर तंत्र का प्रादुर्भाव होता है। नगर तंत्र विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली इसमें से है पूर्व औद्योगिक अवस्था। पूर्व औद्योगिक अवस्था क्या होती है? विकास की पूर्व औद्योगिक अवस्था में कृषि प्रधान ग्रामीण समाज की प्रधानता पाई जाती है। जैसे कि आपका जब देश आज़ाद हुआ था, एक प्रकार से आप उससे रिलेट करके समझें, तो उस समय जो थी वह औद्योगिक अवस्था की पूर्व अवस्था थी, उसके पश्चात ही औद्योगिक अवस्था शुरुआत हुई थी। तो उस समय कृषि की प्रधानता थी, लोग कृषि पर ध्यान दिए थे और कृषि को बढ़ाना चाहते थे, जिसमें स्थानीयकृत अर्थव्यवस्था और लघु स्तरीय अधिवास संरचना पाई जाती है। जो पहले ग्रामीण व्यवस्था समाज में प्रधानता पाई जाती है, उसमें स्थानीयकृत अर्थव्यवस्था पाई जाती है और लघु स्तरीय अधिवास संरचना पाई जाती है, अर्थात जो कृषि होता है बहुत लघु क्षेत्र में होता है। ग्रामीण अधिवासों की प्रमुखता के साथ ही प्रकीर्ण अधिवासों की बहुलता पाई जाती है। क्रियाएं असंगठित तथा प्रकीर्ण प्रकृति की होती हैं और गतिशीलता निम्न होने के साथ ही उनमें सीमित भिन्नता देखने को मिलती है। कृषक समाज वाली इस अवस्था में उद्योगों का विकास अत्यल्प होता है अथवा उद्योगों का अभाव पाया जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है संक्रमण अवस्था। सबसे पहले क्या थी? पूर्व औद्योगिक अवस्था, जैसे कि किसी भी उद्योग को शुरू करने से पहले उसमें कृषि का एक प्रकार से प्रधानता होती है, बताया गया। अब दूसरा हमारा है संक्रमण अवस्था। विकास की इस अवस्था में अर्थव्यवस्था को संकेंद्रीय केंद्रीय नगर में होता है, क्योंकि इस केंद्र पर पूंजी का संचय या निवेश तथा औद्योगिक विकास का आरंभ होता है। नगरीय केंद्र पर पूंजी तथा उद्योगों के संकेंद्रण के विशिष्ट कारण के विषय में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट
नहीं होता है, विभिन्न स्थानिक परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी प्रदेश में सुगम्य स्थिति नगर केंद्र के रूप में विकसित हो सकती है और यह नगरीय तंत्र के विकास में प्रमुख विकास केंद्र की भूमिका निभाने में समर्थ होती है। तीसरा आता है औद्योगिक अवस्था। विकास की इस अवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तथा प्रसरण के माध्यम से अनेक अन्य विकास केंद्रों का भी उदय होता है। केंद्रीय क्षेत्र में मुख्यतः श्रम और भूमि की लागत में वृद्धि होती है, जिसके कारण उद्योगों का विकेंद्रीकरण प्रारंभ होता है। इस प्रकार के प्रसरण या विसरण के लिए नगर तंत्र के तत्वों के मध्य अंतर क्रिया में वृद्धि और परिवहन और संरचना की सुविधाओं में वृद्धि को उत्तरदायी बताया जाता है। सबसे पहले आपने देखा पूर्व औद्योगिक अवस्था, फिर आता है संक्रमण अवस्था, फिर आती है आपकी औद्योगिक अवस्था, फिर उत्तर औद्योगिक अवस्था। किसी भी विकास में ये अवस्थाएं किसने बताई? फ्रीडमैन ने बताई हुई है। यह विकास की अंतिम अवस्था है जिसमें नगरीय तंत्र पूर्ण रूपेण एकीकृत हो जाता है। जो नगरीय तंत्र होता है वह एकीकृत हो जाता है और क्षेत्रीय असमानता भी उल्लेखनीय रूप से कम हो जाती है। जो कारक विकास की पूर्ववर्ती अवस्थाओं में क्षेत्रीय भिन्नता के लिए उत्तरदायी थे, अब वे ही कारक नगर तंत्र के प्रमुख केंद्रों के निर्माण में योगदान करने लगते हैं। इस प्रकार वृहत व्यापारिक नगर के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन जाती हैं। यह नगरीय विकास की प्रौढ़ावस्था की प्रतीक होती हैं, जिसमें नगर अपने पृष्ठ प्रदेश के साथ पूर्ण विकसित रूप में विद्यमान होता है। औद्योगिक पाश्चात्य देशों के वृहत नगरीय तंत्र इस अवस्था के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब हमारा जो लास्ट एक प्रकार से हमारा जो मॉडल है रोस्टोव का स्थानिक मॉडल, इसमें आपके 5 चरण बताए गए हैं। पांचों चरण में क्या क्या होता है इसको हम अच्छे से देखेंगे। वीडियो तब लाइक अवश्य करिए आप। चलिए देखते हैं रोस्टोव का स्थानिक मॉडल क्या है। वाल्टर रोस्टोव ने लंबे समय के आर्थिक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आर्थिक प्रगति का एक 5 अवस्था मॉडल प्रतिपादित किया है। रोस्टोव ने 5 अवस्था मॉडल प्रतिपादित किया हुआ है। किसके आधार पर? आर्थिक आंकड़ों की परस्पर तुलना करके उन्होंने आर्थिक जो प्रगति है उसको 5 अवस्था में किया हुआ है, जिसमें से पहले चरण में जो पहला चरण है उसमें प्रत्येक समाज की एक परंपरागत अवस्था होती है। इस अवस्था में अधिकांश लोग गहन कृषि कार्यों में कार्यरत होते हैं। जो पहली परंपरागत अवस्था होती है उसमें अधिकांश लोग जो है कृषि कार्यों में कार्यरत होते हैं। बचत की संभावना जो है वह सीमित होती है। उत्पादन प्रक्रिया प्रायः परंपरागत होती है, अर्थात पहले चरण का समाज जो है वह एक निर्धन तथा राजनैतिक दृष्टि से एक अवरोधक समाज होता है। इसके उपरांत उन्होंने बताया कि जो दूसरा चरण है वह एक ऐसी अवस्था होती है जिसे उत्प्रस्थान से पूर्व की अवस्था कहा जा सकता है। इस अवस्था में जनसाधारण में पहले स्वयं अपने जीवन स्तर में सुधार लाने की इच्छा जागृत होती है, अतः इसमें आर्थिक जागरूकता आती है। पहले में सब कृषि बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, अधिकांश लोग। दूसरे में खुद ही स्वयं ही उनके मन में सुधार की इच्छा जागृत होने लगती है और उनमें आर्थिक जागरूकता आती है। और ऐसा भी होता है कि जब किसी दूसरे चरण वाले समाज का संपर्क बाह्य विभिन्न अवस्था वाले समाज से होता है तभी उसमें अपने जीवन स्तर में सुधार लाने की इच्छा जागृत होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कुछ लोग जो गरीब होते हैं या फिर गरीब नहीं होते, जिन्हें रोज़गार समझ लीजिए नहीं प्राप्त होता है, कोई जॉब नहीं लगती है, जब जॉब वाले की वह ठाट बाट देखते हैं, उसका रिस्पेक्ट देखते हैं, उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं, तो उनके मन में भी इच्छा होती है कि हम भी अमीर होते शायद या जॉब पाए होते तो ऐसा ऐसा करते। तो इस प्रकार जो बाह्य विभिन्न अवस्था वाले जो समाज होते हैं उनको जब कोई देखता है तो उनके मन में भी जीवन स्तर को अपने सुधार लाने की इच्छा जागृत होती है। पर इन दोनों स्थितियों में उत्पादन जो है धीरे धीरे ही बढ़ पाता है, क्योंकि अभी तकनीकी विकास प्रारंभ नहीं हुआ है। दूसरे चरण का स्थान महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यह समाज में आर्थिक अवस्था सुधारने चरण में संस्थागत ढांचे का निर्माण व विस्तार होता है। ये तो हुआ 2 चरण। तीसरे चरण को रोस्टोव द्वारा उत्प्रस्थान अवस्था की संज्ञा दी गई है। दूसरे को
उत्प्रस्थान अवस्था के पूर्व की अवस्था को बोला गया था। तीसरा जो चरण है उसे उत्प्राण अवस्था रोस्ट्रोम ने कहा है। इसका मतलब क्या होता है, इस अवस्था में पूंजी निवेश धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उत्पादन तकनीकी में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है तथा नई तकनीकी का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में औद्योगिक विस्तार महत्वपूर्ण होता है, तृतीयक सेवाओं का भी विस्तार होता है, फलतः ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को बल मिलता है। इस अवस्था में अवसंरचना ढांचे को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है, एक से अधिक अनेकों निर्माण उद्योगों को स्थापना की जाती है। इसमें तीसरा जो अवस्था है इसमें अनेकों उद्योगों की स्थापना की जाती है और इसके साथ ही राजनीतिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगता है। ग्रामीण समाज की बजाय नगरीय समाज राजनीतिक शक्ति केंद्र बन जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े बड़े जमींदारों का स्थान शहरी उद्योगपति ले लेते हैं जो राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन जाते हैं। और उसके उपरांत रोस्टोव मॉडल के चौथे चरण को परिपक्वता की अवस्था संज्ञा दी जाती है। इस अवस्था में चौथे चरण की इस अवस्था में परिपक्वता की जो अवस्था है इसमें प्रायः तीसरे चरण में प्रारंभ हुई विकास प्रक्रियाएं और प्रबल हो जाती हैं और इसमें आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। ग्रामीण समाज तीव्रता से नगरीय समाज में परिवर्तित होने लगता है और औद्योगिक प्रक्रिया व तृतीयक सेवाएं दोनों ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में गिरावट आने लगती है, परंतु जो लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके जीवन स्तर में सुधार होने लगता है। मशीनीकरण तथा तकनीकी के कारण ग्रामीण उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है, मतलब जैसे ट्रैक्टर या खाद सभी चीज़ें धीरे धीरे विकसित हुई हैं और उनके उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी। इस चरण में समाज के सभी वर्गों के जागरूक हैं तथा अर्थव्यवस्था के सभी अंगों की ओर ध्यान दिया जाता है। और पांचवा जो अंतिम चरण है, पांचवें चरण को व्यापक उपभोग अवस्था की संज्ञा दी गई है। इस अवस्था में व्यक्तिगत आय में अत्यधिक वृद्धि होती है और व्यक्तिगत रुचि मात्र आर्थिक आवश्यकताओं पर ही केंद्रित नहीं रहती, परंतु मनोरंजन जैसी सुविधाओं को भी महत्व दिया जाता है। जो पांचवा चरण है उसमें व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं उस पर तो ध्यान दिया जाता है, जैसे कि उसके बाद भी मनोरंजन पर भी लोग ध्यान देने लगते हैं। इस चरण में राजनैतिक स्तर पर उदारवादी नीतियाँ अपनाई जाती हैं। अर्थव्यवस्था में भी विलासिता की वस्तुओं का आधार और भी विस्तृत हो जाता है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे इस मॉडल को भारत की स्वतंत्रता उपरांत के आर्थिक विकास के इतिहास के विश्लेषण हेतु उपयोग करके देखें और मॉडल भारत जैसे देश पर लागू होता है या नहीं यह पता लगाएं। ये जो विद्यार्थियों से अनुरोध करने की बात की गई थी, इसने रोस्टोव ने कहा था कि वह ये जो मॉडल है इसका प्रयोग आप अपने एक प्रकार से मॉडल लिखें और इतिहास के रूप में विश्लेषण करें और देखें आपका यह मॉडल जो है वह सक्सेस होता नहीं है या नहीं। इसमें 5 चरण बताए गए हैं, 5 अवस्थाएं जिसके आधार पर क्या होता है आर्थिक प्रगति होती है। यह था आपका चैप्टर जिसमें अनेक जो मॉडल थे, सिद्धांत थे और प्रादेशिक नियोजन का सीमांकन था, सभी बातें आपको बताई गई। वीडियो लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम से नोट्स प्राप्त करके आप अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए। वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।